नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा खुसूसी प्रोग्राम होता है जिसमें इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़, ऐसी न्यूज़ शामिल करते हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया पे भी वायरल हो चुकी हैं, अखबारात की सुर्खियाँ भी बन जाती हैं। तो ये चलते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, गल्फ़ वार का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो तकरीबन 28 दिन में दाखिल हो चुकी है और अभी तक भी कोई इसके रुकने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका की जानिब से एक 15 नुकाती फार्मूला ईरान को भेजा गया है, लेकिन उसका जवाब अभी नहीं आया है और जवाब के इंतज़ार में है कि वो जो है ना कि किस तरीके से इसका जवाब देता है और इसमें कुछ रद्दोबल चाहता है। और जहाँ तक ये जो 15 नुकाती फार्मूले का जो पीस प्लान है, इसकी जो तफसीलात हैं ये आवाम तक किसी किस्म की जो है ना प्रोवाइड नहीं की गई। आवाम तक इसकी तफसीलात हासिल नहीं हुई हैं कि इसमें आखिर है क्या। लेकिन ईरान का बयान है कि इसमें तमाम एक तरफ़ा किस्म की नुकात पेश किए गए हैं और इसमें सिर्फ इसराइल के मफाद में जो है ना इसको तैयार किया गया है। और इस सिलसिले में प्रेसिडेंट ट्रंप का ख्याल है, ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान को 10 दिन का मज़ीद टाइम दिया है कि वो जो है ना और करें, इसके बाद फिर हम अटैक्स मुसलसिल इजाफा कर देंगे। इसी दौरान सारी दुनिया में जो है ना इसके असरात देखे जा रहे हैं, हिंदुस्तान के अलावा सारे एशियाई ममालिक में और यूरोपियन यूनियन, इवन अमेरिका में भी इसके काफ़ी संगीन हालात देखने हैं। ख़ास तौर पे जो पेट्रोलियम अशिया की जो ख़ास तौर पर क़िल्लत पैदा हो चुकी है और गैस है, पेट्रोलियम अशिया और कई चीज़ों में जो है ना इजाफा हो गया है और काफ़ी ख़तारें देखने में आ रही है। ख़ास तौर पर गैस LPG की भी काफ़ी क़िल्लत पैदा हो चुकी है। तो सारी दुनिया पे इसके असरात देखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी ये जंग रुकने की कोई संजीदगी तरीके से किसी तरफ से कोशिश नहीं की गई है। मीनवाइल ये इत्तलात आ रही है कि इन्हें सौम्य पहले पाकिस्तान जो है ना इसमें इनिशिएटिव लेता है ताकि कुछ सालिसी का किरदार अदा करें। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान डायरेक्ट ईरान से जो है ना और अमेरिका से बातचीत करके इस्लामाबाद में जो है ना वो एक मीटिंग मुनक़िद करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे डायरेक्ट बैठ के वहाँ पे बात की जाए। लेकिन इसमें ज़रूर प्रोग्रेस हुई है। इवन ट्रंप का भी बयान है कि पाकिस्तान जो है ना सालिसी का किरदार इसमें अदा कर रहा है। हालांकि होना तो चाहिए था कि तुर्किया का नाम भी पहले आ रहा था, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान का नाम आगे आगे है और इवन मिस्र का भी नाम इसमें मौजूद नहीं है। तो ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। और मीनवाइल हिंदुस्तान में इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे जो दरामदात की जो ड्यूटी है उस पर एक 10% कमी की है और इसका असरात जो है ना आवाम को तो मिलने वाले नहीं है। 10% जो दरामदाती ड्यूटी है जो कम की गई है, इससे पेट्रोलियम कंपनीज़ को फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन आम आवाम को जो है ना इसका फ़ायदा नहीं हासिल होगा। ये तो बात पक्की है जो है ना। तो सज्जाद साहब, जैसा कि आप जानते हैं, हुकूमत तो हम ऐलान कर दी है और मेरे ख्याल से अभी हमको जो है ना थोड़ा सा इलेक्शन का इंतज़ार है। जब जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से इसके असरात हमको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगी। इसकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आवाम को जो है ना यानी आवाम की आंख में धूल झोंकने के लिए ये ड्यूटी जो है ना कट की गई है, वो 10%, जो आवाम को कुछ इससे फ़ायदा नहीं है बल्कि पेट्रोलियम कंपनीज़ को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। जी बिल्कुल, देखिए पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में 10 रुपये जी ड्यूटी में जो है कमी की गई है। इसी तरीके से डीजल में भी जो है नरमी दी गई है ड्यूटी में, कस्टम ड्यूटी में। तो जैसा कि आपने कहा कि ड्यूटी में कमी करने के बाद वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ये दावा कर रही थी कि जो कंपनियां बाहर जो है पेट्रोल लेने के लिए जाती हैं उनकी ड्यूटी कम करने की वजह से उनको जो है राहत मिलेगी, तो वो पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगी। अच्छा जी, ये खुद इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है, इस बात का संकेत है। देखिए गुज़िश्ता 2 दिनों में आपको याद होगा कि हैदराबाद में अफरा तफरी का माहौल था। बिल्कुल जो है पेट्रोल पंपों पे एक जंग का माहौल वहाँ नज़र आ रहा था। लोग एक दूसरे से लड़े पड़ रहे थे, बहुत बुरी हालत थी। तो उसकी वजह ये थी कि उसी दिन जो है पार्लियामेंट में मोदी ने एक बयान दिया था कि मुल्क एक बार फिर कोरोना जैसे हालात को फेस करने जा रहा है, ये मोदी ने कहा था। और उन्होंने कहा था कि कोरोना जैसे संगीन हालात होने वाले हैं, हमें मिल के मुत्तहिद होके इन हालात का सामना करना पड़ेगा। ये मोदी का बयान था और संगीनी की उन्होंने बात कही थी, जिसके बाद अचानक जो है कतारें बढ़ गई थी पेट्रोल पंप्स पे।
क्योंकि उसके बाद एक अफवाह ये चली थी कि पेट्रोल में फी लीटर 50 रुपये इजाफा हो रहा है जी। एक अफवाह चली थी मार्केट में। बिल्कुल। तो उसके बाद देखिए एक तो लोगों का हजूम हो गया, दूसरे जी। जो पेट्रोल पंप वाले हैं जिनके पास जो डीलर्स हैं जी। उन्होंने भी जो है अपना जो स्टॉक है उसको रोक दिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनको भी ऐसा लगने लगा था कि 1-2 दिन में कीमतें बढ़ जाएंगी। जी। 50 रुपये अगर 1 लीटर पे कीमत बढ़ जाएगी जी। तो फिर उनके तो वारे नियारे हो जाएंगे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक बचाने के चक्कर में जी। उन्होंने जो है स्टॉक रोक लिया था, बिल्कुल। जिसके नतीजे में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ, किल्लत हो गई पेट्रोल की। जी। तो अब जो ड्यूटी कम की गई है सिद्दीक साहब, मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ रही थी, तो कीमत के बोझ को कम करने के लिए जी। जी। ऐसा मालूम होता है कि कीमत के बोझ को कम करने के लिए जी। ड्यूटी में कमी की गई है। क्योंकि देखिए 2 बातें हैं। जी। एक बात ये है कि इस आलमी बहरान के, ईरान और इजराइल के इस जंग के बाद पेट्रोल के प्रोडक्शन कम हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। पेट्रोल का प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो पेट्रोल पैदा करने वाले ममालिक हैं उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। ये तो हम भी जानते हैं कि जो 1 बैरल पेट्रोल 40 रुपये में मिलता था क्रूड ऑयल, उसकी कीमत $100 $40 से $100 से भी अधिक हो गई, ज़्यादा हो गई है। तो अब $100 जो $40 में मिलता था वो $100 में मिलेगा, तो उसकी कीमत लामहला यहाँ भी जो है लोग बढ़ाएंगे। कुदरती बात है ये कि जो डीलर वहाँ महंगा लेगा तो आपको सस्ता क्यों बेचेगा, सवाल ये पैदा। दूसरी बात ये है कि डॉलर की कीमत मुसलसल जो है बढ़ती जा रही है, रुपए की कदर घटती जा रही है। तो आलमी कंपनियों से पेट्रोल डॉलर में पेमेंट करके लिया जाता है, रुपए में पेमेंट नहीं किया जाता, डॉलर में पेमेंट करके लिया जाता है। तो डॉलर में पेमेंट करने के नतीजे में क्या होगा, अब 94 रुपीज़ 28 पैसे का जो है डॉलर हो गया है। पहले देखिए 1 हफ्ता पहले तक डॉलर की कीमत 92 थी, उससे पहले डॉलर की कीमत 88 थी। गुज़िश्ता 6 महीने के दरमियान में हमने देखा कि 76 रुपीज़ से डॉलर की कीमत अब 94 रुपीज़ तक पहुंच गई है। और माहिरीन जो मार्केट में नज़र रखने वाले माहिरीन हैं, उनका एक कहना है कि 100 रुपये को क्रॉस कर जाएगा डॉलर। तो जाहिर बात है आप पेमेंट डॉलर में कर रहे हैं, आपका रुपया घट गया है तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो ज़्यादा पैसे देने का मतलब है आप कीमत भी ज़्यादा यहाँ पे बनाएंगे। तो खुदा ना खास्ता कीमत बहुत ज़्यादा अगर होगी तो जो है ये हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल जो है साबित होगी। इसीलिए हुकूमत ने पहले तो ड्यूटी कम कर दी है, 10 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से कम की है। अब ड्यूटी कम की है। अब मेरा तो जहाँ तक ख्याल है, जैसे कि कांग्रेस के लीडर भी कह रहे हैं अभी, मैं सुन रहा था जयराम रमेश का बयान, मैं सुन रहा था और भी जो पवन खेड़ा का बयान सुन रहा था, उनका ये कहना है कि इलेक्शन की वजह से मोदी हुकूमत बहुत ही जो है मतलब क्या कहेंगे, बहुत ही मजबूरी से जो है अपने आप को सांस रोक के उस फैसले को रोका हुआ है, पेट्रोल बढ़ाने के फैसले को। बहुत सांस रोक के उन्होंने पेट्रोल बढ़ाने के फैसले को रोका हुआ है। जैसे ही आसाम में, बंगाल में, तमिलनाडु में और केरल में इलेक्शन हो जाएगा, आप पे एक बहुत बड़ा जो है बोझ डाल दिया जाएगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का बोझ, गैस की कीमत बढ़ाने का बोझ। वैसे ही गैस 60 रुपये हो गई है, घरेलू सिलेंडर पे 60 रुपीज़ बढ़ा दिया गया, ऑलरेडी बढ़ा दिया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत भयंकर बोझ आम आदमी पे डाला जा सकता है, बदतरीन महंगे। देखिए मोदी ने जो कहा है कि कोरोना से भी बुरे हालात आने वाले हैं, इसका यही मैसेज है कि आपको बदतरीन महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। देखिए कोरोना का हवाला दिया तो लोगों ने समझा कि लॉकडाउन हो जाने वाला है। तो अब आज वो निर्मला सीतारमण ने ये तो वजाहत की कि लॉकडाउन नहीं होगा। हमने मुआवजा किया है, उनका एक कहना कंपेयर किया है, मोदी जी ने कंपेयर किया है कोरोना से, उनका एक कहना था निर्मला सीतारमण का। तो वो देखिए
हरदीप सिंह पुरी भी कह रहे थे, वजीर पेट्रोलियम है वो, कि लॉकडाउन नहीं होगा। हमने सिर्फ आपको मिसाल दी है कि ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, लेकिन महंगाई की मार जो है लॉकडाउन से ज़्यादा खतरनाक हो सकती। बिल्कुल करेक्ट। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में महंगाई की मार, आज ही लोग परेशान हैं, अनाज की कीमतें बढ़ गई है, चावल की कीमत बढ़ गई, गेहूँ की कीमत बढ़ गई, हत्ता के खुर्दनी तेल की कीमत भी बढ़ा दी गई है। अब सारी चीज़ें, हिंदुस्तान एक ज़राई मुल्क है, हिंदुस्तान की 80% आबादी ज़राअत पर डिपेंड करती है, हमारी जो है खेतियाँ सोना उगलती हैं। उसके बावजूद अब यहाँ पे एक नई जो है खबरें सुनने में आ रही हैं कि तेल भी इंपोर्ट किया जा रहा है। सूरजमुखी का तेल, फल्ली का तेल, सरसों का तेल, ये जो खाने में इस्तेमाल होते हैं, अगर ये इंपोर्ट किए जा रहे हैं तो फिर बचा क्या? हमारी जो है खेती का क्या है? सवाल ये पैदा होता है। हमारी खेती क्या जो है लोगों को फ्री में बांटने के लिए है, बैरून ममालिक को, यूरोप को, ये सवाल पैदा होता है। तो अब ये खबर आ रही है, देखिए खुर्दनी तेल भी है, अब बोल रहे हैं कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम मतलब है कि बाहर से जो है दरामद कर रहे हैं, हम ले रहे हैं बाहर की मार्केट से। अब देखिए, अब चावल भी क्या आप बाहर की मार्केट से लेंगे, गेहूँ भी क्या आप बाहर की मार्केट से लेंगे? तो फिर हमारे पंजाब के, यूपी के, बंगाल के ये जो सरसब्ज खेत हैं, ये जो लहलहाती खेतियाँ हैं, इसमें उगने वाले चावल, इसमें उगने वाले गेहूँ, आखिर ये किस दिन काम आएंगे? सवाल ये पैदा होता है। तो बहरहाल जिस तरह के हालात अब हो रहे हैं, ये हालात एक खौफनाक सिचुएशन को जो है की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब देखिए जंग हो रही है, हो सकता है जैसा कि अभी आपने कहा, उसने जो है 15 नुकाती फार्मूला पेश किया था, ईरान ने रिजेक्ट कर दिया, फिर ईरान ने 5 नुकाती फार्मूला पेश किया। अब वो ट्रंप क्या उस फार्मूले पे बात करते हैं, बहरहाल इस्लामाबाद में बैठक की बात हो रही है, जो भी हो रहा है। लेकिन अगर ये जंग रुक भी जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई की मार को जो है रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल करेक्ट है जी ना, बिल्कुल आप सही कहा है। तो नाज़रीन, ये तो होने वाला ही है, इसके लिए रेडी होना ही होगा आपको जो है ना, कि महंगाई का जो है ना आपको झेलना होगा। और अब सारा जिम्मेदारी तो हुकूमत जो है ना डाल देगी। ये तो जंग की वजह से हम हमारे काबू के बाहर है, हम कुछ कर नहीं सकते, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं है। ये तो गल्फ़ वार की तरफ से जो है ना आपको ये झेलना है और आपको जो है ना मुसीबतें उठानी है। ऑलरेडी हम महंगाई से दो चार हैं, जंग से पहले से ही हम जो है ना बहुत परेशान हैं, हर चीज़ की कीमतें बढ़ चुकी हैं और बेरोज़गारी का वही हाल है, जॉब्स नहीं हमारे पास, कई किस्म के मसाइल से दो चार हैं। अब हुकूमत सिंपल जो है ना अपने हाथ झाड़ दे के बोली कि हम कोई जिम्मेदार नहीं है, अब तो ये जो है ना गल्फ़ वार की तरफ से हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो बड़ा आसान सा जो है ना जवाब है हुकूमत के पास जो है ना। और फिर या तो फिर पब्लिक को जो है ना बिजी रखने के लिए कुछ एक नया बखेड़ा करके, एक नया केस करके उधर मसरूफ़ करने के लिए लोग कोशिश करते हैं जो है ना। तो नाज़रीन, ये है हिंदुस्तान के हालात। अब जहाँ तक जंग का मामला है, तो ये जंग जो है ना 28 दिन में दाखिल हो चुकी है और अभी तक भी इसके रुकने के कोई आशा नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान है कि हमने 10 दिन तक मौकूफ़ कर दिया है, जो अटैक्स हैं हम रोके रखे हैं, हम जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो है ना अगर ये फेल हो जाते हैं तो हम ज़मीनी फ़ौज को हम वहाँ पे उतारेंगे और ये जंग बहुत ही मज़ीद हो सकती है जो है ना। मीनवाइल यूरोपियन यूनियन का दावा है कि इसके लिए जो है ना रशिया जो है ना ओपनली कई तरीके से जो है ना ईरान की मदद कर रहा है, उसको रोकना चाहिए। ट्रंप का काम है कि रशिया को बोले कि वो रोके, ईरान की मदद से रोके, ताकि ईरान जो है ना रशिया की मदद से और काफ़ी मैंने अटैक्स कर रहा है, ये जो है ना यूरोपियन यूनियन का ये इल्ज़ाम लगाया गया है। और उस दौरान जो है ना तकरीबन ईरान के 237 से ज़्यादा भी जो है ना अफराद हलाक चुके हैं, इसमें कई मासूम लड़कियां भी हैं और उधर अमेरिका और इसराइल में भी कई हलाकतें हुई हैं। और माली नुकसान का तो अब अंदाज़ा मत लगाइए, बहुत काफ़ी जो है ना नुकसानात हुए हैं और ये जंग की वजह से। और महज ये जंग जो है ना सौंपी गई है, यानी बिल्कुल जो है ना ईरान के ऊपर थोपी गई है, हम इसको ऐसा कह सकते हैं, यानी एग्रेशन के तौर पे की गई है। हालांकि ईरान का कोई कसूर नहीं था, यानी खाली नाम के एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पे जो है ना ये शुरुआत की गई है। और अब ये जो है ना ट्रंप के आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, ट्रंप के हाथों से निकल चुकी है। और अब ये देखना है कि इन्हों किस तरीके से इन्हें इसको रोकने की कोशिश करते हैं। अब लामाल्ला जो है ना सर साहब अचानक पाकिस्तान का नाम आ गया इधर से जो है ना सैलिसी के बारे में, तो एक तो रीज़न हम बिल्कुल क्लियर वाज़ेह है, क्योंकि पाकिस्तान की तकरीबन 99% जो गैस की सप्लाई है ख़तर से होती है, तो वहाँ पे बारबता जो है ना पाइपलाइन के जरिए से गैस सप्लाई होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक रीज़न हो सकता है कि पाकिस्तान बहुत हरकत में आ गया और फ़ौरन से स्टार्ट कर दिया, या फिर इसके पीछे और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं। नहीं, देखिए यहाँ असल मसला पाकिस्तान का पाइपलाइन से गैस लेना
देखिए पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे मुश्किल लोग झेल रहे हैं जी। अब पहले ही वहाँ पेट्रोल की किल्लत हो गई जी। है और हुकूमत ने तो जी। कई जो है शहरों में घर से काम करने की जो है जी। हिदायत जारी कर दी गई है, अहकाम जारी कर दिए गए हैं, स्कूल भी बंद कर जी। दिए गए हैं जी। वहाँ पे। राशनिंग पेट्रोल की है। जी। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जी। अफरा तफरी का माहौल वहाँ पे पैदा हो गया है। जी। तो वो तो खैर वो वहाँ के हुक्मरान जो है आवाम से उनको मतलब नहीं होता। जी। वो लोग तो आवाम की कुछ सहूलत देने के बिल्कुल भी वो फेवर में नहीं होते। जी। देखिए ये मसला क्या है कि जंग में जी। अमेरिका और इजराइल ने जंग ईरान के ख़िलाफ़ शुरू की थी। जी। ईरान को टारगेट किया था इन्होंने और ईरान पे जो है बमबारी शुरू कर दी गई थी। जी। लेकिन इस जंग को गैर महसूस तौर पे किसी ने उचक लिया है तो वो चीन और रूस हैं। जी। ये दोनों ने इस जंग को उचक लिया है। जी। जवाबी वार जो ईरान ने किया है, जी। खुद अमेरिका और इजराइल का एक कहना है कि जिस तरह के मिसाइल जो है फेंके जा रहे हैं इजराइल पे और अमेरिकी बेसिस पे, गल्फ़ कंट्रीज़ में अमेरिकी बेसिस पे और इजराइल पे जिस तरह के मिसाइल फेंके जा रहे हैं वो इंतहाई असरी हैं और एआई तकनीक से तैयार करता है। ये खुद इसराइल का एतराफ़ है कि ईरान जो मिसाइलें फेंक रहा है वो इंतहाई असरी हैं और एआई से उनको ऑपरेट किया जा रहा है। एआई की मदद से तैयार की गई हैं और एआई की मदद से है उनको जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके नतीजे में वो डोम की जद में नहीं आ रही हैं। देखिए इससे पहले भी आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस वक्त भी कुछ ऐसे मिसाइल इंडिया की तरफ फेंके गए थे जिसके बारे में इंडिया के दिफाई माहिरीन और ख़ुद पायलटों का एक कहना था जंगी लड़ाका तैयारों के कि ये जो मिसाइल हैं ये राडार की जद में नहीं आ रहे हैं, ये कहा गया था। तो बहरहाल जो है वो जो मिसाइल वहाँ पे फेंके जा रहे हैं वो राडार की जद में नहीं आ रहे हैं, मतलब एआई की मदद से उनको इनविजिबल बना दिया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जाता है तो है लेकिन राडार या फिर वो डोम, आयरन डोम या फिर जो है एंटी मिसाइल सिस्टम जो भी उन्होंने लगा रखे हैं उसकी जद में नहीं आता, बच के निकल जाता है। वो सीधे मतलब है कि वो पॉइंट आउट ही नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। वो इस चीज़ को देखिए, वो जब पॉइंट आउट करेंगे तो टारगेट पे वार करेंगे वो लोग। जितने भी आयरन डोम है या जो मिसाइल हैं, एंटी शिकन मिसाइल हैं, ये जो भी जो है वहाँ सरहदों पे लगाए हुए हैं, वो जब देखेंगे कि एक मिसाइल आ रहा है उसको पॉइंट करेंगे तो तब वो अटैक के लिए स्टार्ट लेंगे। तो पॉइंट ही नहीं कर पा रहे हैं और मिसाइल जो है आराम से जाके अपने निशाने पे फटने लग रहा है। और दूसरी ख़तरनाक बात यह है कि बहुत छोटे साइज़ के मिसाइल हैं लेकिन जब वो फटते हैं, इजराइल के वज़ीर दिफा का कहना है, लेकिन जब वो फटते हैं तो 1000 बमों में बदल जाते हैं। जितना खौफनाक जो है असला जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है और इसी असला की वजह से आज अमेरिका और इजराइल जो है सरेंडर करने, घुटने टेकने के लिए मजबूर हैं। देखिए रूस ने कहा था कि ईरान के पास लाखों ऐसे मिसाइल हैं जो पुराने, मतलब एक ईरान ने जैसा कहा था कि हम पुराना स्टॉक खाली कर रहे हैं, तो रूस ने पहले ही कहा था कि लाखों ऐसे मिसाइल हैं जो आप पे जो है वो फेंक के आपको तहस नहस कर सकता है। तो ये लाखों मिसाइलों की बात नहीं है चीन के गैर में। देखिए चीन, सबसे अहम बात ये है कि चीन जो है सामने नहीं आ रहा है। बिल्कुल चीन बिल्कुल ही जंग में बिल्कुल ही जो है लाताल्लुक़ इन्वॉल्व नहीं है। तो अमेरिका अब देख रहा है कि चीन और रूस जो है जंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं और देखिए रूस लंबी जंग की महारत हासिल कर चुका है। यूक्रेन की अगर हम आज हालत देखेंगे तो दुनिया तो ये देख रही है कि यूक्रेन में जंग जारी है, लेकिन यूक्रेन को जो रूस ने बिल्कुल एक तरीके से उसने जो है छिचोंदर के मुंह में जो है छिपकली जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है, ना उगलते बनती ना निकलते बनती। लेकिन देखिए आप सोचेंगे कि कोई मुल्क हालत जंग में है 2 साल से, अब वो इनसिक्योरिटी में है, वो खौफ में है और जो है परेशान हाल है,
तो फिर वो तरक्की कैसे करेगा, उसकी या मामूल की ज़िंदगी कैसे चलेगी। डिस्टर्ब है, हर चीज़ डिस्टर्ब पूरी मतलब ये कि 2 साल से वो पूरी तरीके से मफलूज होके रह गया है। ना वहाँ पे प्रोडक्शन है, ना वहाँ पे ऑफिसेस चल रहे हैं, ना वहाँ पे स्कूल चल रहे हैं, ना वहाँ पे कॉलेज चल रहे हैं, ना वहाँ पे रिसर्च हो रही है, ना वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, ना वहाँ पे कुछ हो रहा है। मतलब ये कि पूरी तरीके से यूक्रेन को मफलूज करके रख दिया है 2 साल से। तो ये लंबी जंग की हिकमत अमली रूस ने अपनाई हुई है। मतलब अब रूस ने इस बुरी तरीके से उसको जकड़ लिया है कि वो 10 साल 20 साल तक भी जो है उसको इसी बेचैनी बेकरारी के आलम में जो है फांस के रख सकता है। तो अब अमेरिका को भी इस बात का खौफ लाहक हो गया है कि कहीं इस जंग में इसराइल को भी और अमेरिका को भी इसी तरीके से बेचैनी और बेकरारी से दो चार कर दिया जाएगा। आप देखिए जंग जो है 20 दिन 25 दिन 1 महीना होने को आ रहा है। 1 महीने में अमेरिका में हालत दिगरगू है। वहाँ पूरा प्रोडक्शन डिस्टर्ब है, वहाँ के काम डिस्टर्ब हैं, वहाँ के लोग डिस्टर्ब हैं, वहाँ की ज़िंदगी डिस्टर्ब है। और लोग कह रहे हैं कि गैर ज़रूरी के जाके दूसरों के मामले में जो है फंसा हुआ है। करोड़ों डॉलर के जो है सामान्य हरब मतलब आग में जलाए जा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि वो फेंक रहे हैं मिसाइल, करोड़ों डॉलर के मिसाइल जो है जलाए जा रहे हैं। कुछ फ़ायदा नहीं है, बल्कि इस चक्कर में गल्फ पूरे मफलूज होकर रह गए हैं। गल्फ कंट्रीज, चाहे वो कतर हो, चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, चाहे सऊदी अरब हो, सारे के सारे मफलूज होकर रह गए हैं। सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब है। दुनिया का सबसे पुरसुकून मुल्क के नाम पे जाना जाता था यूएई को, मुत्तहिदा अरब अमारात को। यूएई के 2 शहर अबू ज़हबी और जो है दुबई को दुनिया के सबसे महफूज तरीन शहर समझा जाता था। और दुनिया भर के जो है सयाह वहाँ पे आते थे, जाते थे, उनकी जो है आमदनी का ज़रिया थे। लेकिन वो भी अब ठप हैं। मतलब ये कि इस जंग ने पूरी तरीके से अरब मुल्कों को, अमेरिका को और इज़राइल को, देखिए इज़राइल में आलम ये है, बता रहे हैं लोग कि लोग वहाँ के बंकरों में रहने के लिए मजबूर हैं। वो खौफ में मुब्तला हैं। हर दिन जब सायरन बजता है तो दहशत से जो है उनकी हालत दिगरगू हो जाती है, उनकी आंखें फट जाती हैं, उनके कलेजे मुँह को आ रहे हैं और वो कोस रहे हैं नेतन्याहू को कि बिला वजह के इसने जो है हमें इस तरह की जो है सूरत हाल से दो चार कर दिया है। हमें जो है बिला वजह के इसने जो है यहाँ पे जंग छेड़ के हमको मुश्किल में डाल दिया है। देखिए मसला ये हो गया है वहाँ पे कि हूसी भी हमला कर रहे हैं, हिजबुल्लाह भी हमला कर रहा है, और यहाँ से भी हमले हो रहे हैं। 3 तरफा हमलों से इजरायली बौखलाहट का शिकार है। हाइफा और तल अबीब जो 2 बड़े शहर हैं इजराइल के, दोनों शहरों में खौफ का माहौल है, ज़िंदगी ठप है, वहाँ पे कोई कामकाज नहीं हो रहा है। तो एक मानो में ये जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है, इस सूरत हाल में अगर किसी को मनाना है या किसी को कन्विंस करना है तो वो चीन है। अब चीन को कन्विंस करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान का सहारा ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चीन का बहुत करीबी दोस्त माना जाता है और चीन और पाकिस्तान के माबेन बहुत अच्छी दोस्ती है। इसीलिए गैर महसूस तौर पे अमेरिका जो है पाकिस्तान को इस मामले में जो है घसीट रहा है, बल्कि उसको सालिस का किरदार अदा करने के लिए वो उसकी रिक्वेस्ट कर रहा है। हम तो यही कहेंगे कि वो रिक्वेस्ट करने पे आ गया। अब ट्रम्प दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का ताकतवर हुक्मरान आज जो है रिक्वेस्ट करने पे आ गया है कि देखो इस जंग को रोकने के लिए कुछ आप करो, कोशिश सेटलमेंट करो, कुछ तो करो, क्योंकि पूरा गल्फ, पूरा अमेरिका, पूरा इजराइल, ये सारा इलाका, हमारा जनूबी एशिया का सारा इलाका और फिर जो है खलीजी इलाका, वेस्ट एशिया का इलाका, ये सारे इलाके आज अफरा तफरी, खौफ, बेचैनी, बेकरारी और जो है इनस्टेबिलिटी का शिकार। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, खास बात ये कि आप ताजुब करेंगे जबकि खुद जो है ना अपने पड़ोसी मुल्क से ताल्लुकात सही नहीं है उसके, जो है ना अफगानिस्तान से वो ताल्लुकात सही नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि अपन जाके सालिसी का किरदार अदा करें। और शुरू से इनकी जो है ना चापलूसी की पॉलिसी रही है। आप अगर गौर करेंगे
ट्रम्प को किस तरह से लोग बोलते हैं कि भाई आप जो है ना नोबेल प्राइज के हकदार हैं, वो चढ़ा देते हैं, वासी मुनीर जाके फौरन से मिलता है, गले मिलता है, और ट्रम्प भी बहुत तारीफ करते हैं कि अरे अरे बहुत ग्रेट लोग हैं तुम लोग जो है ना एक दूसरे की। ट्रम्प का तो मालूम है हालत जहनी हाल उनका तो कैसा है क्या है, वो तो फौरन से जो है ना राजी हो जाते हैं, तो उसका ये मौके से फायदा उठा रहे हैं। तो अब इधर इंडिया में भी जो है ना हिंदुस्तान को बड़ी सी एक अजीब सी उलझन लगी हुई है कि हम तो विश्वगुरु बनने जा रहे थे, ये क्या है, पाकिस्तान आके क्या कर दिया जो है ना। और हमारे जयशंकर भी कहते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो है ना वो ब्रोकर है, वो है, ये है जो है ना उसकी आदत है। भाई आप भी जाइए, कोशिश करिए, आप भी तो दोस्त है ना, आप भी तो अमेरिका के दोस्त हैं, आप अमेरिका भी आपको लाइक करता ना, तो फिर आपको किसने रोका है? आप भी जाइए, कोशिश करिए, सालिसी का किरदार अदा करिए आप जो है ना। ये क्यों नहीं करते हैं? देखिए सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि जब जंग शुरू हुई थी तो उससे एक दिन पहले मोदी अचानक जो है इजराइल के दौरे पे जाते हैं। फिर मोदी का प्लेन यहाँ ज़मीन पे उतरता भी नहीं है इंडिया की, वो बमबारी शुरू कर देता जी। अब देखिए बमबारी में पहले दिन ही जो है वहाँ के रूहानी रहनुमा को शहीद कर दिया जाता है, ईरान के सुप्रीम लीडर को। सुप्रीम लीडर हैं ईरान, जो है ईरान के सुप्रीम लीडर का मतलब वहाँ के सदर से भी आला ओहदा वहाँ के रूहानी रहनुमा का होता है। इमाम खुमैनी के इनकलाब ईरान के बाद से ये सिस्टम वहाँ का चला आ रहा है। तो अब ये जो है आयतुल्लाह अली ख़ामनेई जो है, जिनकी इस हमले में शहादत हुई है, उसके बाद से जो है हमने मतलब ये कि हमारे वज़ीर आज़म ने उसकी मजम्मत नहीं की, इस वाक़े की कंडोलेंस नहीं किया, इज़हार गम नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये खामोश तमाशाई बने रहे, क्योंकि इनको इस बात का जो है जाम था या फिर ये इस बात की गलत फहमी थी कि 2-3 दिनों में निपटा लेगा इसराइल ईरान को, वेनेजुएला की तरह वहाँ भी जो है लोग जाएंगे, सदर को रूहानी रहनुमा को ख़त्म करेंगे, सदर वदर को पकड़ के सारा मामला जो है अपने गिरफ्त में ले लेंगे। लेकिन इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस जंग में चीन और रूस भी शामिल हो जाएंगे, इस बात का इनको अंदाज़ा नहीं था। जाहिर सी बात है चीन आज बहुत बड़ी क़ुव्वत बन चुका है और वो इस बात को क़तई बर्दाश्त नहीं करेगा कि अमेरिका जो है जो गल्फ़ तक फैला हुआ है वो खलीज फ़ारस तक भी आए, फ़ारसी मुल्क पे भी वो जो है काबिज़ हो जाए और जो है चीन के करीब आ जाए, ये चीन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो चीन ने जो है इस सिचुएशन को देखते हुए उसने जो है फ़ौरी तौर पे इस मामले में अपना हाथ डाल दिया चीन ने। तो जाहिर सी बात है। अब देखिए दूसरी बात, एक अहम बात ये है कि एक जहाज़ ईरान का इंडिया में आया हुआ था दिफाई जो है बाहमी दिफाई मशक़ों के लिए, वो यहाँ विशाखापट्टनम के साहिल पे ईरान का जो नीम फौजी दस्तों का जहाज़ था वो यहाँ पे खड़ा हुआ था। अब वो जहाज़ यहाँ से निकलता है, अब अभी हमारी आबी हुदूद पार भी नहीं करता कि उस पर अटैक हो जाता है और इसमें मौजूद मल्लाहों में से या नीम फौजी जो दस्ते थे उसमें से 120 लोग मारे जाते हैं इस अटैक में। और श्रीलंका सबसे पहले जो है मदद के लिए पहुंचता है और जहाज़ के लोगों को बचाता है। श्रीलंका, श्रीलंका की नेवी वहां पहुंच जाती है, जहाज़ के लोगों को बचाती है। जहाज़ तो डैमेज हो गया, तबाह हो गया। तो अब यहाँ सवाल ये है कि वो जहाज़ किसका था? ईरान का। वो जहाज़ कहाँ था? इंडिया में। वो जहाज़ इंडिया में क्यों था? क्योंकि इंडिया ने उनको बुलाया था एक्सरसाइज के लिए। तो जहाज़ इंडिया का मेहमान था। अब वो जहाज़ इंडिया की आबी हदूद से बाहर निकलता है, जैसे ही उस पर अटैक हो जाता है। मतलब एक 10-15 मिनट की टाइमिंग में जो है जैसे ही वो इंडिया की आबी हदूद छोड़ता है उस पर अटैक हो जाता है। तो अब देखिए हमारा मेहमान था वो जहाज़, तो हिंदुस्तान की जिम्मेदारी थी कि इस हमले की मजम्मत करता, लेकिन हमने मजम्मत नहीं किया। ठीक है, आपने मजम्मत नहीं की, कम अज़ कम जिस तरह से श्रीलंका आया था वहाँ पे मदद के लिए, आपकी भी जो है मदद जा सकती थी, मदद यहाँ से भी जो है आप भेज सकते थे अपने बहरी जहाज़ को कि फौरी देखो बचाओ वहाँ के उन लोगों को, क्योंकि वो लोग तो यहाँ थे, 1 महीने से यहीं थे वो लोग, तो फौरी बचाओ आप ये कह सकते थे। लेकिन आपने ये भी नहीं किया, ज़बान से ना किया, ना प्रैक्टिकली किया, कुछ भी नहीं किया। तो नतीजा क्या हुआ? आप पूरी तरीके से जो है जकड़ के रह गए। अब ईरान आपकी क्यों मानेगा? ईरान जो आपका इतना पुराना दोस्त है,
ईरान इतने जो है पुराने ताल्लुकात हैं इंडिया के, और हर ज़माने में ईरान ने इंडिया का साथ दिया, इंडिया की मुश्किल में इंडिया का साथ दिया, इंडिया के जो है बहरानी दौर में इंडिया का साथ देता है ईरान। 1990 में जब सारी दुनिया जो है एक शदीद बहरान से दो चार थी और हिंदुस्तान ने जौहरी तजुर्बा किया था और हिंदुस्तान पे बैन लगा दिया क्या था, तो उस वक्त इंडियन रुपी पे तेल फराहम किया था ईरान ने। तो बहरान में जो आपके साथ खड़ा था उसके बारे में आप साथ खड़ा होना तो दूर की बात, अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी बोलने को आप तैयार नहीं होते, तो ये कितनी बुरी, कितनी जो है शर्मनाक, कितनी अलमनाक, कितनी दर्दनाक बात है कि आप जो है इस तरीके से, ये तो आप कायर कहलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आप तो जो है दुनिया की नज़रों में या कम से कम ईरान की नज़रों में कायर हो गए आप जी। आपने जो है मफाद परस्ती या फिर मौका परस्ती की इंतहा कर दी। बिल्कुल। तो ये सिचुएशन आ गई है जिसके नतीजे में हमारी साख बहुत मुतासिर हुई और इसका फ़ायदा सीधे पाकिस्तान बिल्कुल उठा रहा है। और सिर्फ ये हमारे मोदी की जो पॉलिसी है उसकी तरफ से जना हुआ है। और बड़ी ये ज़र्फ़ की बात बोली ईरान की कि जो नहीं इतनी हरकतें करने के बावजूद भी आपको जो है ना वो तेल सप्लाई कर रहा और आपके जहाज़ को जो है ना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे रहा, ये उसका ज़र्फ़ बोले या उसके आला ज़र्फ़ी बोले, आप जो है ना चाहता तो पाबंदी लगा सकता था, बिल्कुल बैन लगा सकता था। उसके बावजूद भी जो है ना इन्होंने फ़ोन करके उसको रिक्वेस्ट की तो बोला ठीक है जाने दो, कोई बात नहीं, ये भी हमारा दोस्त मुल्क है जो है ना। बिल्कुल, उसने कहा दोस्त मुल्क है, उसने यहाँ तक कहा कि इंडिया में आबादी बहुत है जी, बिल्कुल, और तेल रुकेगा, गैस रुकेगी तो वहाँ परेशानियाँ बहुत होंगी, बिल्कुल, इसलिए उनके जहाज़ मत रोको। बिल्कुल भी नहीं, श्रीलंका के जहाज़ नहीं रोक रहे हैं हम, इंडिया के भी जाने दो, उसने आला दर से भी दिखाई। और आज तक भी जो है हिंदुस्तान की तरफ से सिलसिले में कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। ये अफसोसनाक बात, बहुत ही जो है ना इंसानियत नवाजी बोल सकते हैं आप इसको कि जो दिखाया, लेकिन आपके तरफ से कोई पॉजिटिव रिप्लाई यानी थैंक्स भी उनको नहीं कहा गया है। ये इनकी जो है ना कमजोरी की अलामत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन, हम इसके साथ ही आपसे जाते थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।